हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका थियरी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। और मैं कल से मतलब कल भी और आज भी आप में से कई बच्चों से बात किया। कुछ बच्चे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आप लोग नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना काम करो। जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसको नोट करो, फेयर कॉपी पे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस से 1 बाय 1 करके देखो, समझो। जहाँ डाउट आता है वहाँ मुझसे बात करो, मैं रोज़ ही आपको फ़ोन करूँगा, ठीक है। उसके बाद अब आज हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे कि जो हमने पढ़ा, जो सीखा, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस हम करके देखेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पेज नंबर 3 पे है और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपसे पूछा गया है, कुछ नाम दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से मैटर फॉर्म है। नाम है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, उसके बाद है आलमंड, फिर कोल्ड ड्रिंक, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम। आपको इनमें से बताना है कि मैटर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैटर हमने आप बताया था बेटा कि मैटर में देखने के लिए आपको देखना है कि उस चीज़ के अंदर मास होना चाहिए और उसका वॉल्यूम होना चाहिए। हर वो चीज़ जिसका अपना कुछ मास हो और वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाता है। अब चलो एक एक बात करते हैं। चेयर सबके घर में है, सबको पता है। चेयर आप देख सकते हो, उसका मास होता है, स्पेस कवर करता है, तो ये मैटर हो गया, ठीक है। एयर का भी मास होता है। एयर जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर, इनके अलावा और भी कई गैसें होती हैं, इनसे मिलके बना होता है। और ये सब मॉलिक्यूल हैं, सबका अपना मास है, तो एयर का भी मास होता है और एयर भी स्पेस कवर करती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मैटर हो गया। लव बेटा फीलिंग है। लव एक फीलिंग है, इसका मास नहीं होता, इसका वॉल्यूम नहीं होता, तो लव मैटर नहीं है। सिमिलरली स्मेल भी फीलिंग ही है। हेट ये भी फीलिंग है, इसका कोई मास नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, मास नहीं, वॉल्यूम नहीं, मैटर नहीं। आलमंड बादाम सबने देखा है, सब यूज करते हैं अपने घरों पे। आप खरीद के लाते हो मार्केट से तो कहते हो मुझे 250 ग्राम, वेट बताते हो, क्या हो गया, मैटर हो गया। कोल्ड जो है ये भी एक सेंसेशन है, इसका कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। मास नहीं, वॉल्यूम नहीं, मैटर नहीं।
कोल्ड ड्रिंक सबने देखा है, कोल्ड ड्रिंक मास होता है बेटा, वॉल्यूम भी होता है, जिस बॉटल में रखी होती है उस बॉटल का वॉल्यूम, कोल्ड ड्रिंक का वॉल्यूम। खाली बॉटल को वेट करो, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल के वेट करो, मास आएगा, मास आएगा, वॉल्यूम आएगा, मैटर हो जाएगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम, एक्चुअल में परफ्यूम से जो गैस निकलती है या स्मोक निकलता है वो क्या होता है, मैटर होता है, तो ये भी मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये पेज नंबर आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और मैं इसका अलग से आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, आपको क्वेश्चन लिखने हैं और क्वेश्चन के नीचे हमने तो ऐसे बता दिया आपको, आपने देखा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक से कॉपी कर लोगे और फिर आंसर में लिखोगे कि आउट ऑफ एवर चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उनका रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो बेटा, मान लो आपके किचन में खाना पका और दो बर्तन में आपके फूड रखे गए हैं। यहाँ पे एक में हॉट फूड है और एक में कोल्ड रखा है, और घर में आप एक जगह बैठ के एक कॉर्नर में आप अपनी स्टडी कर रहे हो। ये आपके नाक है बड़े से, यहाँ से भी ये जो हॉट फूड है इसके स्मेल के वेपर्स निकलेंगे और कोल्ड से भी वेपर निकलेंगे। लेकिन कोल्ड फूड क्या है, ये स्मेल वेपर या एयर के रूप में आपके नोज तक जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हॉट फूड है तो इसकी स्मेल आप दूर से भी पता कर लेते हो, लेकिन कोल्ड फूड है इसकी स्मेल पता करने के लिए आपको इसके पास आना पड़ेगा। पास लाके नाक अपना लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फूड है। तो इसका कारण क्या है, पहले तो हम ये जाने कि ये फूड का स्मेल पता कैसे चलेगा, फिर हम ये देखेंगे कि ये दूर से क्यों और ये पास से क्यों। तो स्मेल कैसे पता चलेगा बेटा, इसमें से वेपर निकल रही होंगी, यहाँ से भी कुछ वेपर्स या गैस निकल रही होंगी, और आपने एक टर्म पढ़ा था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था कि गैसेज का या सॉलिड का या लिक्विड का जहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ से जिस तरफ कम अमाउंट में है उधर मूव करना। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जिस जगह पे उनका अमाउंट कम है, कंसंट्रेशन कम है, वहाँ से जिस तरफ उनका अमाउंट कम है, जहाँ से ज़्यादा है और कम के तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। या हमने इसको एक और बोला था इंटरमिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, तो दोनों ही फूड के वेपर्स या जो गैस हैं वो इस बर्तन के आसपास ज़्यादा होंगे और आप जहाँ हो वहाँ कम होंगे। तो ये डिफ्यूजन से यहाँ से मूव करते हुए यहाँ को आएंगे और ये डिफ्यूजन से मूव करते आएंगे। अब जो आसानी से जो जल्दी
आपके नाक तक पहुंच जाएगा, उसकी स्मेल आपको आ जाएगी। ठीक। डिफ्यूजन में हमने आपको बताया था कि डिफ्यूजन का कारण क्या है, इनका मोशन। भाई ये वेपर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा, ये भी छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होंगे। ठीक है। और इन पार्टिकल्स में जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंटीन्यूअस मोशन होता है, और इस मोशन की वजह से इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर से। ये बात मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटीन्यूअस मोशन में होंगे, मोशन में होंगे तो इनकी स्पीड होगी, स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोशन भी फास्ट होगा। तो यही कारण है कि जो हॉट फूड होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हॉट फूड से जो वेपर या गैस बन रही है उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये फास्ट मूव करेंगे, और फास्ट मूव करेंगे तो ये दूर तक आपके पास तक पहुंच जाएंगे और आपको इसकी स्मेल आ जाएगी। कोल्ड के केस में टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मोशन कम होगा, मोशन कम होगा तो ये दूर तक आपके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आपके पास तक, आपके नाक के पास तक, नोज तक नहीं पहुंचते हैं तो इनकी स्मेल नहीं आएगी। तो आंसर क्या होगा कि इन केस ऑफ हॉट फूड टेम्परेचर इज हाई, एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर motion of particle will be faster and they reaches to our nose. But in case of cold food temperature is low, and due to low temperature movement of a particle will not be so fast. Clear है? अगला क्वेश्चन है बेटा कि a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ठीक है, क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में क्या भरा होगा बेटा, वाटर भरा होगा। ये स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल में एक डाइवर है। डाइवर मतलब गोताखोर, जो पानी के अंदर स्विम करते हैं। तो ये जैसे चाहता है वैसे पानी के बीच से कट करके निकल जाता है। तो ये जो पानी के अंदर से, लिक्विड के अंदर से कट करके निकल रहा है, ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने पढ़ा है कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, और गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल भरे होंगे स्विमिंग पूल में, और इन लिक्विड के या वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो डाइवर क्या करेगा, इन दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आसानी से वो तोड़ सकता है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं है तो आसानी से तोड़ सकता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से टूट जाएगा तो इनको अलग अलग करके और जैसे चाहे जिधर चाहे वो मूव कर सकता है।
अगर यही सॉलिड होता तो सॉलिड के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो नॉर्मली तोड़ नहीं सकता, और तोड़ नहीं सकता तो ये दूर दूर नहीं हो पाते, और दूर दूर नहीं होते तो इनके बीच से वो मूव नहीं कर सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? कि किसी मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो ये मैं आपको लिखवाई दिया हूँ नोटबुक में कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो आप वहाँ से एक बार देख के पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी की डिफिनेशन बताई है। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको डेंसिटी की डिफिनीशन यहाँ मिल गई, तो आप इसको याद करेंगे। और अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज डेंसिटी, तो सिर्फ आपको बोलना है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। जैसे हम कहें कि आपके पास कोई वुडन ब्लॉक है और इस वुडन ब्लॉक का मास जो है वो 5 kg है, 5 kg है, और इसका वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। कोई ब्लॉक है, वुड का हो सकता है या किसी और मटेरियल का, आपको बता दिया कि मास कितना है 5 kg है और इसका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कितना है बेटा 5 kg और ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब। केजी को आप चेंज कर लो ग्राम में, तो 5 इंटू केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाई 100, जो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया डेंसिटी। खैर, ये तो इस क्वेश्चन से इतनी एक्स्ट्रा हमको इन्फॉर्मेशन मिली और ये बात हमको समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो वो आ जाता है उसका डेंसिटी। एग्जांपल के लिए हमने आपको एक ब्लॉक लिया जिसका मास बताया 5 kg और वॉल्यूम बता दिया आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब, and you have to calculate density. Density is mass per unit volume. Mass is 5 kg and volume is 100 centimeter cube. Then the value of density will be 5. अब ये 5 kg को आपको ग्राम में चेंज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स होती हैं, हम एक ही सिस्टम की यूनिट्स को एक साथ यूज करते हैं। जैसे ये kg में है तो या तो यहाँ मीटर क्यूब इसको चेंज करो या फिर केजी को ग्राम में चेंज करो। ठीक है, तो ये तो अभी आपको जानकारी दी गई थी। अब इस पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। देखो यहाँ पे हमको कई चीज सीखनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, और किसके लिए? आपके पास है एयर, आपके पास है एग्जॉस्ट ऑफ या एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी,
बाद है हनी, फिर उसके बाद है वाटर, और उसके बाद है चॉक, यही चॉक जिससे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, और फिर है कॉटन, रुई एंड आयरन। ठीक है, आपको जानकारी इस क्वेश्चन में दी गई है कि डेंसिटी होता है मास ऑन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, इनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले तो हम समझें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। देखो बेटा, यही क्वेश्चन अभी पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इंक्रीजिंग ना पूछ के डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लें। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले तो ये समझ लें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है। इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ मतलब कि अभी जो पहले लिखा उससे ज़्यादा दूसरा वाला होगा, इससे भी ज़्यादा तीसरा वाला होगा, और इससे भी ज़्यादा चौथा वाला होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि लोवेस्ट फर्स्ट लिखना है, जिसका सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखना है, एंड देन हायर, और उसके बाद बढ़ता हुआ हायर करते हुए चले जाएंगे। डिक्रीजिंग का मतलब घटता हुआ क्रम, तो डिक्रीजिंग में हाईएस्ट फर्स्ट लिखा जाता है, हाईएस्ट फर्स्ट लिखा जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो साइन होता है बेटा वो हमेशा ऐसे होता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन ऐसे होता है। जैसे हम आपको समझाएं कि हम आपके पास कुछ नंबर लिख रहे हैं 1 2 5 7, और इन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब कि लोवेस्ट को पहले लिखेंगे, तो ये होगा 1 ग्रेटर से लेस देन, 2 लेस देन, 5 लेस देन 7। तो ये आंसर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर का। अगर यही पूछता आपसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाईएस्ट फर्स्ट लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला पहले लिखा जाता है, तो इसमें लिखते हैं 7 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये बात हो गई, हम समझ लिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अब हमको इनकी डेंसिटी का ऑर्डर लिखना है। तो डेंसिटी क्या है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन सब का वॉल्यूम आप फिक्स कर दो, वॉल्यूम फिक्स कर दो। तो इसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, तो सबसे हल्का कौन होगा बेटा? एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो सबसे हल्का इसमें से क्या होगा बेटा? एयर होगा, एयर। ठीक है, फिर इससे ज्यादा हैवी कौन होगा? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होता है, और जो चिमनी का एग्जॉस्ट होता है इसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इस वजह से उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड हो जाएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, फिर उसके बाद हनी हो जाएगा, और फिर उसके बाद चॉक हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आयरन की होगी।
कैसे समझोगे, आपको इमेजिन करना है। जैसे मान लो हमने कहा कि डेंसिटी सबका सेम ले लो, सॉरी वॉल्यूम सबका सेम ले लो। जैसे मान लो आपने ये बॉक्स लिया, तो इसी बॉक्स के अंदर एक बार एयर भर दिया, इसी बॉक्स के अंदर आपने एक बार क्या किया, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी का जो धुआं है, स्मोक है, उसको भर दिया। फिर हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, ये सारी चीजें आपने भरी। और फिर आपको देखना है कि किस केस में मास ज़्यादा है। जिस केस में मास ज़्यादा होगा उस केस में डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। नाउ द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको रीजन बताना है। गिव रीजन गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्स। कह रहे हैं कि किसी वेसल में अगर आप किसी गैस को फिल करते हो तो वो पूरी वेसल को कवर कर लेता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि गैसेस के केस में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो फोर्स आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने गैस के कुछ मॉलिक्यूल बनाए और इन गैस के मॉलिक्यूल में दो फोर्स लग रहा है। एक को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, और दूसरा है इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसकी वजह से ये दूर दूर जाते हैं। और गैस के केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल हैं, दो फोर्स, जैसे मान लो ये गैस के दो मॉलिक्यूल हैं, अब इनमें दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको पास पास ला रहा है, और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इनको दूर दूर कर रहा है। ठीक है। गैस के केस में दूर दूर करने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो जब दूर दूर करने वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम जितने दूर जा सकते हैं उतने दूर जाएंगे। अब एक कंटेनर में आपने गैस भरा, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो ये पूरे कंटेनर में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसका कारण क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत हाई होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। वुडन टेबल जो होता है उसको सॉलिड बोलते हैं। क्यों? तो सॉलिड की डिफिनेशन क्या थी बेटा, कि जिसका शेप साइज फिक्स हो। तो वुडन का जो चेयर होता है उसका शेप साइज वॉल्यूम ये सारी चीजें डिफिनिट होती हैं, फिक्स होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। We can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood we need to karate expert। कह रहे हैं कि अभी एयर है यहाँ पे चारों तरफ, तो हम लोग जैसे चाहे वैसे अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, लेकिन यही काम अगर किसी वुडन ब्लॉक में करना है तो इसके लिए हमको कोई कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है। कारण क्या है कि वुडन ब्लॉक में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड है वुडन ब्लॉक, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। और एयर है तो एयर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। तो एयर के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, और वुडन ब्लॉक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। अब अगर आप इससे अपना हैंड मारते हो, हाथ से मारते हो इस पे, तो वुडन ब्लॉक के बीच में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इससे आपके जो हाथ से जो फोर्स लग रहा है इस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाएगा। और एयर के केस में इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो आसानी से इसको तोड़ देगा। तो यही कारण है कि एयर में तो आप अपने हाथ को जैसे चाहो वैसे मूव करा सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो थोड़े से फोर्स में भी वो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप ब्रेक कर दे रहे हो। बट सॉलिड के केस में, वुडन ब्लॉक के केस में ये बहुत हाई होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कराटे एक्सपर्ट ही एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on water. क्वेश्चन ये है बेटा कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अब तक जितना हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर डेंसिटी लिक्विड की होती है, और फिर डेंसिटी गैस की होती है। यानी कि सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और लिक्विड की डेंसिटी, गैस की डेंसिटी मिनिमम होती है। ठीक है। अब सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये आसानी से किसी लिक्विड के अंदर डूब जाएगा, और अगर डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा। ठीक। अब देखो, ये तो जनरल बात थी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि वाटर है, हमने वाटर लिया, तो वाटर लिक्विड है, और आइस लिया, आइस क्या है? सॉलिड है। अब तक हमने पढ़ा था कि लिक्विड की जो डेंसिटी होगी ये लेस होगी, और सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप आइस को वाटर के अंदर डालते हो, तो ये आइस क्या होना चाहिए? डूब जाना चाहिए, यहाँ पे आके सेटल हो जाना चाहिए। बट होता नहीं है ऐसा। जब भी आप देखना, घर पे भी करके देख सकते हो कि आइस के अंदर आप एक बाल्टी में वाटर लेना, और उसमें आइस का एक ब्लॉक डाल देना, तो देखना वो आइस का ब्लॉक उस वाटर में क्या करता है? फ्लोट करता है, तैरता है, सिंक नहीं होता है, डूबता नहीं है। तो क्या कारण है? जनरली आइस सॉलिड है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए वाटर से, और आइस को वाटर के अंदर सिंक हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसी का रीजन पूछ रहे हैं, क्यों होता है? तो देखो बेटा, इसका रीजन समझ। होता क्या है कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। मान लो आपने 1 kg वाटर लिया, तो बेटा 1 kg वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा, क्योंकि आपको याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। अगर आपने 1 ml वाटर लिया, तो इसका मास जो होगा वो 1 ग्राम होगा, तो 1 लीटर का मास 1 kg होगा, या 1 kg मास का वॉल्यूम 1 लीटर होगा। अब जैसे ही ये वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, तो आइस बनते समय ना बेटा, जो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एयर गैप बन जाता है, गैप होता है, स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, और इस स्पेस में एयर ट्रैप कर जाती है, एयर ट्रैप कर जाती है। और स्पेस में एयर ट्रैप करने की वजह से
जो वाटर के मॉलिक्यूल पास पास थे अब वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। और इस दूर दूर होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा मास तो 1 kg अब भी होगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आज से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है वो कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से। आइस की डेंसिटी हमेशा कम होती है वाटर से। क्लियर है? और इसी वजह से आइस वाटर के अंदर फ्लोट करता है, सिंक नहीं होता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। कुछ टेम्परेचर आपको दिए गए हैं केल्विन स्केल में और आपको चेंज करना है सेल्सियस स्केल में। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है केल्विन -273। तो आपको दे रखा है, जैसे मान लो हम पहला कहें 300 दे रखा है, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो जितना दिया है उसमें 273 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा आंसर। बाकी आप खुद से कर लेना। करें कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी। क्या बताई थी बेटा? हमने आपको बताई थी कि अगर मान लो आप आइस लो, इस आइस का टेम्परेचर कितना होगा बेटा? लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। और आप इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे हमने आपको क्लास में बताया था कि सपोज करो कि ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने इसको हीट करना शुरू किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू करी, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होके -3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर -1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जैसे ही आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्या होगा? मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। तो मेल्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग शुरू हो गई, और आप अब भी टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, आप इसको हीट दे रहे हैं, तो जब तक इसमें थोड़ा सा भी आइस का टुकड़ा बचा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है? क्यों नहीं होता है? तो वो हमने आपको बताया था लेटेंट हीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि जो एनर्जी आप देते हैं वो लेटेंट हीट के रूप में स्टोर होती रहती है। ठीक है? नाउ कह रहे हैं कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। आपको कोई तरीका बताना है, कोई तरीका बताना है जिससे आप जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, इन गैसेस को लिक्विफाई कर दो, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? हमने बताया था स्टेट का, ये स्टेट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? अब स्टेट चेंज करने के लिए आपके दो रिक्वायरमेंट्स है, टेम्परेचर और प्रेशर। आप चाहे तो टेम्परेचर से या प्रेशर से या दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक, बट
क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? तो गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इसको लिक्विड में ले आना है तो काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हमको इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हो गया कि आप जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका अपने पास क्या हुआ बेटा, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं और लिक्विड में यही मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो दूर दूर के मॉलिक्यूल को पास पास लाने के लिए हमको इनके ऊपर से बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड मेथड हो गया कि यहाँ का प्रेशर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो आइदर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और by increasing pressure or by doing these both process simultaneously we can change atmospheric gases into liquid. Clear? तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद इतने क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखोगे और जो मैंने आंसर बताए हैं उसको समझ के और खुद के हैंडराइटिंग में खुद के वर्ड्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। और बाकी के भी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। अब हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, आपको जो भी डाउट आते हैं वो हमसे आप करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जब भी हम लोगों का क्लास होगा तो हम लोग अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।